दिल्ली का कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन और आईएसबीटी बस अड्डा, मतलब रोजाना लाखों लोग यहाँ से गुजरते हैं। बिल्कुल, किसी के पास टाइम ही नहीं है रुकने का। हाँ, किसी के कंधे पर भारी बैग है, कोई अपनी ट्रेन या बस पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, कानों में ईयरफोन लगे हैं और हर कोई बस अपनी धुन में है। ऑटो वालों की आवाजें, ई रिक्शा के हॉर्न और वो मेट्रो की अनाउंसमेंट। इस आधुनिक और भीड़-भाड़ वाले इलाके की भागदौड़ इतनी तेज है कि कोई मुड़कर देखता ही नहीं है। सही बात है। हम अक्सर इतिहास को बस एक पुराना पत्थर का ढांचा समझकर इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल, लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम इसी शोर शराबे और इन व्यस्त सड़कों के ठीक नीचे दफन एक ऐसे खूनी इतिहास की बात करेंगे जिससे ज्यादातर लोग पूरी तरह अनजान हैं। आज की हमारी चर्चा सिर्फ एक बस अड्डे के बारे में नहीं है। हम कई ऐतिहासिक दस्तावेजों के जरिए दिल्ली के उजड़ने और बसने के उस सबसे बड़े गवाह को समझेंगे, कश्मीरी गेट, जिसके पत्थरों में आज भी 400 साल पुरानी चीखें कैद हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों के पन्नों में नहीं होता। मतलब वो हमारे रोजमर्रा के रास्तों में, इन डामर की सड़कों के नीचे सांस लेता है। सही कहा। कश्मीरी गेट कोई आम दरवाजा नहीं है। इसने सत्ता के नशे, खूनी क्रांतियों और एक शहर को बार बार बदलते हुए बहुत करीब से देखा है। आज जहां डीटीसी की बसें रेंगती है ना, 1638 के मुगल काल में उस जगह का नजारा बिल्कुल अलग था। अच्छा, 1638 मतलब शाहजहां का दौर। बिल्कुल। उस वक्त मुगल बादशाह शाहजहां आगरा की तंग और संकरी गलियों से बहुत बुरी तरह ऊब चुके थे। जाहिर है, इतने बड़े बादशाह थे। हाँ, आगरा में उनके शाही हाथियों और उनके बड़े बड़े जुलूसों के निकलने के लिए जगह ही कम पड़ने लगी थी। उन्हें खुले रास्ते चाहिए थे, चौड़ी सड़कें चाहिए थी, जहां वे अपनी शानो शौकत दिखा सकें। तो इसी शाही चाहत के चलते उन्होंने एक नया शहर बसाने का फैसला किया। एकदम सही। और उसी नए शहर का नाम था शाहजहानाबाद, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। अब जब कोई इतना बड़ा और वैभवशाली शहर बसाया जाता है तो मतलब उसकी सुरक्षा तो सबसे अहम हो जाती है ना। हाँ, सुरक्षा तो पहली प्राथमिकता थी। लाल किले को तो सुरक्षित किया ही गया, लेकिन साथ ही पूरे शहर के चारों तरफ एक बहुत ही मजबूत, चौड़ी और ऊंची पत्थर की दीवार बनवाई गई। मैंने पढ़ा था कि यह कोई आम दीवार नहीं थी। दुश्मनों के लिए इसे भेदना लगभग नामुमकिन था। बिल्कुल नामुमकिन था। और इस दीवार में शहर के अंदर आने जाने के लिए 14 बड़े और करीब 16 छोटे दरवाजे बनवाए गए थे। और इन्हीं 14 बड़े दरवाजों में से एक बहुत ही अहम दरवाजा था जो उत्तर दिशा की ओर खुलता था। और मुझे लगता है इसी उत्तर दिशा की वजह से इसका नाम भी पड़ा होगा। हाँ, क्योंकि इस दरवाजे से निकलने वाली सड़क सीधे आगे जाकर ग्रांड ट्रंक रोड से जुड़ती थी और वहां से वो रास्ता लाहौर और फिर आगे सीधा कश्मीर की वादियों तक जाता था। अरे वाह। तो बादशाह को जब भी गर्मियों में कश्मीर जाना होता या कोई भी व्यापारी उस तरफ से आता जाता तो वो इसी गेट का इस्तेमाल करता था। इसीलिए आम बोलचाल में से कश्मीरी गेट कहा जाने लगा। मतलब ये शहर का सबसे वीआईपी इलाका रहा होगा उस वक्त। बिल्कुल। जब ये दरवाजा बना तो इसके आसपास का इलाका शाहजहानाबाद का सबसे पॉश हिस्सा बन गया। शाही परिवार, मंत्री, रईस, व्यापारी सब ने यहाँ अपनी हवेलियां बनवाई। अगर इसे आज के जमाने से जोड़ें तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी शहर का सबसे वीआईपी एक्सप्रेसवे, जिसे सिर्फ खास मेहमानों और शाही दौरों के लिए डिजाइन किया गया हो। एकदम सटीक तुलना है। जहां आम लोगों से ज्यादा बड़े बड़े काफलों की हलचल रहती हो। लेकिन यार, इतिहास कैसे करवट लेता है, ये सच में बहुत दिलचस्प है। कैसे? मतलब जो रास्ता एक वीआईपी एक्सप्रेसवे की तरह शुरू हुआ, आगे चलकर वही रास्ता दुश्मनों के लिए शहर के भीतर घुसने का मेन गेट बन गया। हाँ, ये इतिहास का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जिस दरवाजे को हिफाजत के लिए बनाया गया, उसी ने दिल्ली पर हुए सबसे भयानक हमलों को अपनी आंखों से देखा। और इसका कारण भी इसकी भौगोलिक स्थिति ही थी। शहर का सबसे उत्तरी और मुख्य एंट्री पॉइंट होने के कारण हर हमलावर की नजर इसी दरवाजे पर टिकती थी। जैसे नादिर शाह का हमला। बिल्कुल। ईरानी शासक नादिर शाह का वो भयानक हमला जिसने दिल्ली की सड़कों को खून से लाल कर दिया था, वो इसी गेट के सामने से शुरू हुआ था। बाप रे। उसके बाद मराठों की सेनाओं की चहलकदमी भी इसी दरवाजे ने देखी। और फिर सबसे बड़ी बात, मुगलों का पतन। मुगलों की पकड़ कमजोर पड़ रही थी। हाँ, और एक नई ताकत शहर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, अंग्रेज। उन्होंने पुरानी दिल्ली को अपना नया प्रशासनिक केंद्र चुन लिया। यहाँ पर मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब सा सवाल आ रहा है। पूछिए। मुगलों के समय में कश्मीरी गेट शहर का सबसे कमजोर और सबसे ज्यादा हमलों का शिकार होने वाला पॉइंट बन चुका था। तो फिर अंग्रेजों ने उसी कश्मीरी गेट के आसपास अपने प्रशासनिक गढ़ को क्यों बनाया?
मतलब उन्होंने अपनी रेजिडेंसी बिल्डिंग वहीं बनवाई, सेंट जेम्स चर्च वहीं बनाया। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या अंग्रेज जानबूझकर खुद को खतरे में डाल रहे थे? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसका जवाब है ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये अंग्रेजों की एक बहुत गहरी सैन्य रणनीति थी। अच्छा, रणनीति कैसे? देखिए, कोई भी नई ताकत जब कब्जा जमाती है तो वो शहर की कमजोरियों और उसकी ज्योग्राफी का फायदा उठाती है। अंग्रेजों को शहर की घनी आबादी के बीच नहीं बसना था। हाँ, उन्हें तो भीड़ से अलग रहना पसंद था। बिल्कुल, लेकिन उन्हें शहर पर पूरा कंट्रोल भी चाहिए था और कश्मीरी गेट एक चोक पॉइंट की तरह काम करता था। ओह, समझ रही हूँ। वहां बैठकर वे बाहर से आने वाले हर रास्ते पर नजर रख सकते थे और अंदर दिल्ली की हलचल पर भी। जिसने कश्मीरी गेट पर कब्जा कर लिया उसकी मुट्ठी में पूरी दिल्ली आ गई। तो मतलब अंग्रेजों ने शहर की गर्दन पर हाथ रख दिया था, एक शांत और सुरक्षित गढ़ बना लिया था। हाँ, लेकिन ये शांति बहुत दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। 1857 की उस तपती हुई गर्मी ने इस पूरे इलाके को एक खूनी युद्ध के मैदान में बदल दिया। 1857 की क्रांति, मई का महीना था ना? हाँ, 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत कर दी और वो आग तेजी से दिल्ली पहुंच गई। बागी सिपाही यमुना पार करके दिल्ली में दाखिल हो गए। उनका लक्ष्य क्या था दिल्ली आकर? उन्हें एक चेहरे की जरूरत थी जो इस विद्रोह का नेतृत्व कर सके। उन्होंने लाल किले को घेर लिया और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। और इसके बाद तो शहर में पूरी अफरा तफरी मच गई होगी। बहुत बुरी तरह। कई अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवार के लोग मारे गए। जो बचे उन्हें समझ आ गया कि इस दीवार के अंदर रहना अब मौत को दावत देना है। तो वो भाग गए? हाँ, वो जान बचाकर शहर के उत्तर में एक पहाड़ी इलाके की तरफ भागे, जिसे आज हम रिज कहते हैं। वहां उन्होंने अपने कैंप लगा लिए और मदद का इंतजार करने लगे। और इसी बीच हिंदुस्तानी सिपाहियों ने एक बहुत ही रणनीतिक कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कश्मीरी गेट पर कब्जा कर लिया और उसे अंदर से सील कर दिया। बिल्कुल, और सील करने के बाद वो महज एक दरवाजा नहीं रहा। भारतीय सिपाहियों ने इसे अपना रैली पॉइंट बना लिया, अपनी आगे की रणनीति तय करने का मुख्य केंद्र। यहीं से तोपें तैनात की गईं। यहाँ दोनों पक्षों का नजरिया समझना बहुत दिलचस्प है। कैसे? अंग्रेजों के लिए दिल्ली और कश्मीरी गेट वापस जीतना उनकी इज्जत और उनके साम्राज्य का सवाल था। हाँ, दिल्ली गई तो हिंदुस्तान गया। और हिंदुस्तानी सिपाहियों के लिए, उनके लिए ये दीवार सिर्फ पत्थर नहीं थी, ये उनकी आजादी और रक्षा की आखिरी दीवार थी। सही कहा। और इसी टकराव के कारण एक बहुत ही भयंकर घेराबंदी शुरू हुई जो 4 महीने तक चली। 4 महीने? मतलब ये हाई स्टेक्स चेस मैच की तरह था। बिल्कुल। जहां बिसात पर कोई लकड़ी का बोर्ड नहीं, बल्कि एक विशाल पत्थर की दीवार है। बाहर अंग्रेज हैं जो अंदर आना चाहते हैं, अंदर सिपाही हैं जो दीवार बचा रहे हैं, और दोनों जानते हैं कि जो ये दीवार तोड़ेगा वो दिल्ली जीतेगा। एकदम सही है। और ये 4 महीने का गतिरोध बहुत खौफनाक था। बाहर रिज पर तपती गर्मी में अंग्रेजों में कैंपों में हैजा फैल रहा था, रसद खत्म हो रही थी, और अंदर सिपाहियों के पास भी गोला बारूद कम पड़ रहा था। हाँ, अंग्रेज सेना का कमांडर जनरल विल्सन बहुत ही डरावा और रक्षात्मक रवैया अपना रहा था। वो सीधे हमले से बच रहा था। लेकिन चेस के हर गेम में कोई न कोई ऐसा मोहरा आता है जो सारे नियम तोड़ देता है, और इस रुके हुए मैच को खत्म करने के लिए वो मोहरा पंजाब से आया था। जॉन निकलसन। हाँ, ये एक बहुत ही खतरनाक और क्रूर अंग्रेज जनरल था। बिल्कुल। इतिहास में उसका जिक्र एक बहुत ही विशालकाय और उग्र इंसान के रूप में होता है। और मजे की बात यह है कि उसे अपने ही कमांडर विल्सन से नफरत थी। अपने कमांडर से? हाँ, उसने विल्सन को अज्ञानी, धूर्त और रुकावट डालने वाला तक कह दिया था। निकोलसन को दूर से गोलाबारी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो उसने क्या किया? उसने जबरदस्ती कमान अपने हाथ में ली और 14 सितंबर 1857 की सुबह एक सीधे आत्मघाती हमले की योजना बनाई। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे इतिहास की इतनी बड़ी घटनाएं अक्सर किसी एक इंसान के ईगो और सनक से दिशा बदल लेती हैं। बिल्कुल, ये निकोलसन का ईगो ही था। लेकिन ये हमला आसान नहीं था। दरवाजे को दूर से नहीं तोड़ा जा सकता था। किसी को पैदल चलकर गोलियों के बीच वहां जाकर बारूद लगाना था। और इसी के लिए एक छोटी टीम चुनी गई जिसे फॉरलॉर्न होप कहा गया। मतलब एक ऐसा मिशन जिसमें जिंदा वापस लौटने की कोई उम्मीद ना हो। हे भगवान! 14 सितंबर की सुबह भारतीय सिपाहियों की भारी गोलाबारी के बीच अंग्रेज इंजीनियर बारूद से भरे थैले लेकर कश्मीरी गेट की तरफ दौड़े। कई तो रास्ते में ही मारे गए, लेकिन कुछ दरवाजे तक पहुंच गए। हाँ, उन्होंने बारूद रखा और आग लगा दी। जो 4 महीने से अभेद्य था, टूटकर बिखर गया।
अंग्रेज सेना एक सैलाब की तरह अंदर घुस गई। वो कश्मीरी गेट के इतिहास की सबसे खूनी सुबह थी। दोनों तरफ लाशें बिछ गईं। अंग्रेज अंदर दाखिल हो चुके थे, दिल्ली हार चुकी थी। लेकिन इस जीत की कीमत निकोलसन को भी चुकानी पड़ी ना? हाँ, अंदर घुसने के बाद एक संकरी गली में एक हिंदुस्तानी सिपाही की गोली सीधे निकोलसन के सीने में लगी। मतलब जिस इंसान ने अपने ईगो में ये सब रचा, वो खुद जीत देखने के लिए जिंदा नहीं रहा। बिल्कुल। कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई और उसे कश्मीरी गेट के पास ही दफना दिया गया। और इसके बाद जो मुगलों के साथ हुआ वो तो और भी दुखद था ना? हाँ, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके बेटों को गोली मार दी गई और जफर को रंगून भेज दिया गया। मुगलों का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया, शहर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। लेकिन ये सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं थी। इसके बाद जो हुआ वो एक गहरा मनोवैज्ञानिक युद्ध था, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक युद्ध। अंग्रेज सिर्फ जमीन नहीं, हिंदुस्तानियों के दिमाग पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने कश्मीरी गेट पर कई भर्तियों को फांसी दी ताकि वे अपनी ताकत का खौफ पैदा कर सकें। हाँ, ये कोई आम सजा नहीं थी, ये खौफ का एक खुला प्रदर्शन था। और फिर अंग्रेजों ने विकास करना शुरू किया। सिविल लाइंस बसाईं, सेंट स्टीवेंस कॉलेज, लुथियन रोड, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, नवाबों की जगह रेल की सीटियों ने ले ली। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? क्या? इतना विकास करने के बावजूद अंग्रेजों ने कश्मीरी गेट की मरम्मत कभी नहीं करवाई। हाँ, मैंने भी सुना है। उन्होंने जानबूझकर इसे टूटी फूटी हालत में एक विक्ट्री मेमोरियल के रूप में छोड़ दिया। बिल्कुल, ये एक बहुत डार्क साइकोलॉजी थी। ये कोई स्मारक नहीं था, ये एक खुला हुआ घाव था जिसे जानबूझकर नहीं भरा गया, ताकि हर हिंदुस्तानी को याद रहे कि बगावत का अंजाम क्या होता है। ये तो ऐसा है जैसे कोई आपको हराकर आपके घर का मेन गेट तोड़ दे और आपको उसी बिना दरवाजे के घर में रहने पर मजबूर करे, सिर्फ आपकी बेबसी याद दिलाने के लिए। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। वो शहर को हमेशा खौफ में रखना चाहते थे। लेकिन फिर आज़ादी मिली। अंग्रेजों के खौफ से लेकर आज़ाद भारत के एक व्यस्त मेट्रो स्टेशन तक इस दरवाजे ने बहुत लंबा सफर तय किया है। हाँ, आजादी के बाद इसे थोड़ा रेनोवेट किया गया। इसके 2 चौड़े मेहराब आज भी मौजूद हैं, जो शाही जुलूसों के लिए बने थे। और अब ये अंग्रेजों की जीत का नहीं, बल्कि 1857 के शहीदों की कुर्बानी का प्रतीक बन गया। लेकिन फिर विकास की दौड़ आ गई। ISBT और मेट्रो स्टेशन बनने से इतिहास कहीं पीछे छूट गया। लाखों लोग रोज यहां से गुजरते हैं, लेकिन उन्हें इसका खूनी इतिहास पता ही नहीं है। यही बात मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करती है। सुनने वालों के लिए भी ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या? कि अगर कश्मीरी गेट जैसी विशाल इमारत का इतना बड़ा और खूनी इतिहास रोजमर्रा की भागदौड़ में पूरी तरह से भुलाया जा सकता है, तो जरा सोचिए हमारे शहरों में, हमारे घरों के आसपास ऐसी और कितनी ही इमारतें और सड़कें होंगी। बिल्कुल, जिनके नीचे अनकही क्रांतियों और संघर्षों का इतिहास रोज हमारे पैरों तले कुचला जा रहा है। अगली बार जब भी किसी पुरानी इमारत के पास से गुजरे, तो बस एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि उसकी खामोशी क्या कह रही है।